नमस्कार। आप देख रहे हैं कि वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात करेंगे बंगाल की, क्योंकि बंगाल में फिर से वोटिंग होगी। अब आपको लग रहा होगा कि बंगाल में आखिर फिर से वोटिंग क्यों होगी? 29 तारीख को तो दोनों चरण खत्म हो गए। अब वोटिंग क्यों हो रही है? तो इलेक्शन कमीशन ने ये माना है कि 15 बूथों पर कुछ गड़बड़ियां हुई है और उसको लेकर वहां पर फिर से पुनर्मतदान कराए जाएंगे। और इसी के लिए 2 तारीख को यानी कल के दिन को रखा गया है और कल जो है वो 15 बूथों पर फिर से मतदान होंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कल भी अब कुछ वहां से खबरें आएंगी कि वहां पर अब क्या होता है। क्या टीएमसी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता फिर से कुछ उग्र होते हैं या नहीं? क्या ये तो कल देखा जाएगा। हालांकि कल बहुत कम बूथ पर है, तो वहां पर जो खास करके पैरामिलिट्री फोर्स हैं वो ज्यादा डिप्लॉय कर दिए जाएंगे ताकि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। इस सब पर तो चर्चा करेंगे ही। और इसी बीच एक खबर आती है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से क्या खबर आती है कि बांग्लादेश के संसद में वहां के एक सांसद ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीतती है तो बांग्लादेश में सैलाब आ जाएगा। सांसद का नाम है अख्तर हुसैन। और अख्तर हुसैन ने कहा कि जितने भी एग्जिट पोल भारत में अभी तक दिखाए गए हैं उस सब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। और अगर ऐसा हो गया तो जितने भी घुसपैठिए हैं बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, वो सब वहां से भगाए जाएंगे और वो जो शरणार्थी आएंगे वो बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। यानी कि अब बांग्लादेश में बीजेपी की जीत अगर पश्चिम बंगाल में होती है तो हाहाकार बांग्लादेश तक हो रहा है। अब ये आश्चर्य लग रहा है कि जो खास करके भारत में विपक्षी दल के नेता लगातार, या ममता बनर्जी खुद जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो जब एसआईआर का विरोध कर रही थी और उसके बाद ये कहा जा रहा था, कई सारे नेताओं ने कहा कि एसआईआर क्यों हो रहा है, एसआईआर से तो कुछ हो नहीं गया। अगर एसआईआर से घुसपैठिए को बाहर किया गया है एसआईआर के जरिए तो वो सरकार आंकड़ा जारी करे कि कितने लोगों को बाहर किया गया। अगर बाहर नहीं किया गया और एसआईआर का कोई भी वहां पर असर नहीं देखा जा रहा है तो एक तो जो 93% के आसपास वोटिंग हुआ वो, और दूसरा बांग्लादेश तक में इसकी चर्चा क्यों हो रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो जितने भी पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए उनको बाहर खदेड़ दिया जाएगा। इसका मतलब है कि बांग्लादेश को भी ये पता है कि बहुत सारे बांग्लादेशी जो हैं वो जाकर के पश्चिम बंगाल में शरण लिए हुए हैं। और उनको शरण कौन दे रहा है? तो सभी को पता है कि जो उनके समर्थन में खड़े होंगे, इसका मतलब शरण वही दे रहे हैं। और ये दे कौन रही है? ममता बनर्जी। क्योंकि ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ, आपको याद होगा हमारे दर्शकों को, कि वो किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट तक आ गई थी गाउन पहन करके खुद से उसकी लड़ाई लड़ने के लिए। इस सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो, एक तो पहले एक ओपनिंग रिमार्क्स दे दीजिए, जो कल जो 15 बूथों पर मतदान हो रहे हैं वो क्या है और क्यों हो रहा है? नमस्कार प्रवीण जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, कई बूथों से शिकायत आई थी कि एक दो जगह तो ये शिकायत आई थी कि जहां बीजेपी के सिंबल है वहां टेप लगा दिया गया था और उस टेप लगाने में वहां जो प्रोजाइडिंग ऑफिसर्स थे या जो वहां पे स्टाफ थे इलेक्शन जो करवा रहे थे, बिना उनकी सहमति की ये चीज नहीं हो सकती थी। दूसरा, कई बूथों पर क्या हुआ कि आपस में झगड़ा हो गया टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों, तो उससे भी जो है दिक्कत हो गई और चुनाव आयोग को शिकायत गई, दोनों पक्ष, कहीं एक पक्ष से कहीं दोनों पक्षों से। और ये देखते हुए यहां पर पुनर्मतदान होगा 15 बूथों। अब देखिए, ये
जो 15 बूथों पर मतदान हो रहा है प्रवीण, इससे एक बात का तो संकेत मिलता है कि चुनाव आयोग किसी भी परिस्थिति में किसी के दबाव में नहीं आने वाला है। कल रात ममता बनर्जी ने जाके 5 घंटे तक कितना दबाव बनाया, झूठा आरोप लगा दिया ईवीएम स्ट्रांग रूम। एक तो आरोप ये लगाया था ममता बनर्जी ने कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो उनको डंडे से मार के गिरा दिया। आज जो वीडियो आया है, पोलिंग बूथ पर वो गए हैं, वो वोट डालते समय बेहोश होकर गिर गए हैं। उम्र उनकी ज्यादा थी और शायद इस हादसे में उनकी मौत भी हो सकता है, उनको हार्ट अटैक आया। लेकिन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोगों ने ऐसा माहौल बनाया कि उस बुजुर्ग की पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा पिटाई की गई, जबकि बिल्कुल गलत आरोप था। पैरामिलिट्री फोर्सेस ने तो हाथ पकड़ पकड़ कर और गोद में उठा उठाकर बुजुर्गों को वोट दिलवाया। बिल्कुल। और आप देखिए कल जो है वहां खुदीराम अनुशीलन केंद्र के स्ट्रांग रूम के बाहर ये 5 घंटे तक विरोध प्रदर्शन कर, और अब जाकर ये हुआ है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज जो कैप हैं वो उनके 700 कंपनियां तैनात की गई हैं केवल स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के। तो अब देखिए ये सब ऐसी गतिविधि है प्रवीण जी जो कहीं ना कहीं हताशा दिखाती, इसी बीच संजीव जी एक खबर और आई इसी में, उस पर भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि एक तो खबर ये आई कि ममता बनर्जी जो है वो चुनाव आयोग के एक फैसले के खिलाफ जो है फिर से अदालत पहुंच गई, और वो ये था कि मतगणना जो जिस दिन होगी यानी 4 तारीख को, मतगणना में कोई भी राज्य कर्मी नहीं रहेगा, वो सभी केंद्रीय कर्मी रहेंगे। और ममता बनर्जी इसको लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई कि वो केंद्र के कर्मचारी होंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में होंगे, इसीलिए ये नहीं हो। लेकिन इस पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, कोर्ट इसको बिल्कुल यथावत छोड़ दिया है। क्या लगता है आपको कि ये ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है कि अब उनकी हार होने वाली है, या उनको लग रहा है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी वहां पर मौजूद रहेंगे मतगणना में तो कुछ लाभ भारतीय जनता पार्टी को वो पहुंचा सकते हैं? नहीं, देखिए जब बूथ में, पोलिंग बूथ पे सबने देखा, पूरे देश ने, कि एक विशेष पार्टी ये सिंबल के सामने टेप चिपका दिया, ये सबने देखा। आपको पता है कि इधर पहले चरण के बाद भी और दूसरे चरण के बाद भी कई ऐसी गाड़ियां पकड़ी गई हैं प्रवीण जी, जो ना सरकारी गाड़ी है, ना उसमें ओरिजिनल ईवीएम लोड है, लेकिन वो फर्जी गाड़ी, उसमें फर्जी पहचान पत्र लेकर बैठे हुए लोग, अब हो सकते हैं वो किसके लोग हो गॉड नोस, और वो ईवीएम 5-5, 6-6 ईवीएम एक गाड़ी में लेके जा रहे हैं, और ईवीएम ही फर्जी है, और वो स्ट्रांग रूम में जमा करने से पहले पकड़े गए वो। तो ये कौन कर रहा है? दूसरी बात देखिए, होता क्या था मैं बताऊं, जो वहां के लोग बताते हैं कि पिछले बार भी ये माहौल बनाती थी टीएमसी, 10 बजे तक ये हल्ला करती थी कि टीएमसी जीत गई, टीएमसी जीत गई। सारे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते थे और उसके बेस में आईपैक के एम्प्लॉय होते थे, आईपैक के। और आज तो आईपैक का डायरेक्टर आज छूटा भी है, शायद जेल से छूटा है, जमानत दिलवाया गया उसको। अंतिम प्रयास है ये कि किसी न किसी तरह से चीजों को मैनेज किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको आप ये तो नहीं कह सकते कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो पक्षपात करेगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पर निश्चित रूप से पक्षपात के आरोप लगे, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सोचिए, तमिलनाडु में तो बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को रोका नहीं है इलेक्शन कमीशन ने, वहां भी बीजेपी लड़ रही है चुनाव एआईडीएमके के साथ। केरल में भी बीजेपी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, वहां भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय चुनाव करवाते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से परेशानी नहीं है, परेशानी है कि जिस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है उन स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को, और वो सब जानते हैं कि पूरा स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी मैनेज्ड है, मैनेज्ड।